देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच आज सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक होनी है। इस बीच खबर है कि अगर यह बैठक भी असफल रही तो पंजाब सीमा पर आंदोलनरत किसानों के साथ हरियाणा के किसान भी पूरी तरह से सड़कों पर आ जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐलान आज रविवार को ब्रह्म सरोवर तट पर हुई महापंचायत में किया गया। ऐलान में कहा गया है कि सभी किसान संगठन, खापे और अन्य संगठन एक होकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और मांगे पूरी करवाकर ही दम लेंगे। इस बार दिल्ली के किसानों को भी साथ लिया जाएगा, जिनके जरिए ही दिल्ली को घेरा जाएगा। प्रदेश की ओर से यह लड़ाई भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में लड़ी जाएगी, जबकि दिल्ली की खापों और वहां के किसानों के साथ आंदोलन की रणनीति धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा बनाई जाएगी। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट पर लगाए गए प्रतिबंध को 24 फरवरी तक बढ़ा दिया है। वहीं पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सरकार और किसानों की वार्ता में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मध्यस्थता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने किसानों को केंद्र सरकार से सीधे बातचीत करने की सलाह दी है। अब तक किसान आंदोलन पर चुप्पी साधे रहे जाखड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान भगवंत मान का नाम लिए बिना कहा कि बातचीत में मध्यस्थता करने वालों के निहित स्वार्थ हैं और उन्हें मुद्दों को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थतों ने खुद सत्ता में आने पर फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया था। जाखड़ ने आगे किसानों को दिल्ली मार्च से रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था को सही ठहराते हुए कहा कि किसानों में कुछ उपद्रवी लोग मिलकर हिंसा कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि अगर किसान शांतिपूर्ण हैं तो सरकार उनके आंदोलन पर इस तरह के प्रतिबंध लगाती। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी ने आज रविवार को पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुसलमानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पत्र में लिखा कि पार्टी में मुसलमान उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और पार्टी के प्रति अपना विश्वास लगातार खो रहे हैं। पार्टी के साथ उनकी लगातार बढ़ती दूरी के कारण वे अब एक सच्चे रहनुमा की तलाश में हैं। शेरवानी ने आगे लिखा कि राज्यसभा के लिए पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों में एक मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन लगता है कि आप खुद पीडीए को कोई महत्व नहीं देते। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि आप भाजपा से कैसे अलग हैं। शेरवानी ने अपने इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि अगले कुछ हफ्तों में वो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला लेंगे। बता दें कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी में अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी कमलनाथ से लगातार बातचीत हो रही है और उन्होंने कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाओं को भी खारिज किया है। सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है और लगातार उनसे चर्चा हो रही है। हमारे कांग्रेस नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हुई। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते हैं, उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। सिंह ने पूछा कि कौन सा पद उन्हें नहीं मिला। केंद्र में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी पद उन्हें मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। एनसीपी में हुई 2 फाड़ के बाद बारामती निर्वाचन क्षेत्र को लेकर शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पिछले 3 साल से बारामती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और सुप्रिया सुले के चचेरे भाई अजीत पवार ने संकेत दिए हैं कि वे इस लोकसभा सीट से सुप्रिया के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं सुनेत्रा पवार के चुनावी मैदान में उतरने की खबरों पर सुप्रिया सुले ने कहा कि यह परिवार की लड़ाई कैसे हो सकती है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उन्हें राजनीति में ना खींचा जाए। भाभी का इन सब से क्या लेना देना, यह विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, जहां पहले वरिष्ठ नेता अशोक चौहान कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं अब पार्टी के अन्य दिग्गज नेता
कमलनाथ के भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच एक और खबर सामने आई है कि कांग्रेस के एक और नेता मनीष तिवारी भी कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद के नजदीकी सूत्र ने इसे हास्यास्पद बताया है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि इस बार पंजाब के आनंदपुर साहिब की जगह मनीष तिवारी बीजेपी के टिकट पर लुधियाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि लुधियाना लोकसभा सीट से पार्टी के पास एक सक्षम उम्मीदवार है और इसी सीट को लेकर मनीष तिवारी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के ऑफिस से एक बयान जारी कर इन खबरों का खंडन किया गया है। बयान में कहा गया है कि मनीष तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें निराधार हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की देखभाल कर रहे हैं। शनिवार 17 फरवरी की रात ही वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर रुके थे। देश के चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी के सवाल पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर बीजेपी के डबल इंजन सरकार वाले नारे की आलोचना करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारों पर डबल मार है। आज बेरोजगारी की बीमारी से यूपी का हर तीसरा युवक ग्रसित है। जहां 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, वहां न्यूनतम योग्यता वाले पदों के लिए भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर्स लाइन लगाकर खड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले तो भर्ती निकलना एक सपना है, भर्ती निकले तो पेपर लीक, पेपर हुआ तो रिजल्ट का पता नहीं और लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आने पर भी अक्सर ज्वाइनिंग के लिए कोर्ट का चक्कर। उन्होंने लिखा कि सेना से लेकर रेलवे और शिक्षा से लेकर पुलिस तक की भर्तियों का सालों साल इंतजार कर रहे लाखों छात्र ओवरएज हो चुके हैं और इन सब से व्यथित होकर जब वे अपनी मांगे लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें मिलती हैं पुलिस की लाठियां। राहुल गांधी ने आगे कहा कि एक छात्र के लिए नौकरी सिर्फ आय का साधन नहीं है, बल्कि अपने परिवार का जीवन बदल देने का सपना है और इस सपने के टूटने के साथ पूरे परिवार की आस टूट जाती है। कांग्रेस की नीतियां युवाओं के सपनों के साथ न्याय करेंगी। हम उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम के युवा और तेज तर्रार समूह ने थाईलैंड की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 2 बार की कांस्य पदक विजेता थाईलैंड के खिलाफ जीत हासिल की। युवा अनमोल खरब ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया की इस जीत में अहम भूमिका निभाई। ईरान के सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 12 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। ईरान में इस तरह की गोलीबारी की दुर्लभ घटना है। रिपोर्टों के मुताबिक ये घटना केरमान प्रांत की है। यहाँ 30 वर्षीय एक युवक ने क्लाशनिकोव राइफल से अपने पिता और भाई समेत परिवार के 12 लोगों की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक हमलावर को बाद में सुरक्षा बलों ने मार दिया। बता दें कि ईरान में आम लोग सिर्फ शिकार करने के लिए ही बंदूक रख सकते हैं। आम लोगों को स्वचालित हथियार रखने की इजाजत नहीं है। अदालत की ओर से $35 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम के ब्रांड से जूते लॉन्च किए हैं। ये जूते फिलाडेल्फिया में स्नीकर कॉन में लॉन्च किए गए हैं। ट्रंप ने जब ये स्नीकर लॉन्च किए तो कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने उनका उत्साह बढ़ाया। गोल्डन रंग के ये जूते ऑनलाइन शॉप पर $399 में बेचे जा रहे हैं। बता दें कि ट्रंप के खिलाफ कुछ दिन पहले ही न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अपनी संपत्ति का मूल्य बढ़ाकर बताने के आरोप में उन पर $35 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया था। भारत मंडपम में चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन यानी आज रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग का विकास करने का प्रयास किया गया है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में रहेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश इनसे मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 75 वर्ष में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश में हर सरकार ने अपने समय पर समय अनुकूल विकास करने का प्रयास किया है, लेकिन आज मैं बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकता हूं कि समग्र विकास, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में हुआ है।
अमित शाह ने आगे परिवारवाद को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य बेटे राहुल गांधी को पीएम बनाना है, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का टारगेट रखते हैं। गृह मंत्री ने आगे लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कहा कि मैं आज आप सबके माध्यम से बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अगले चुनाव में दो खेमे आमने सामने हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का घमंडिया गठबंधन। ये गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक है और एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। बिहार के दरभंगा जिले में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए प्रशासन ने समूचे जिले में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंटरनेट पर यह प्रतिबंध 17 फरवरी दोपहर 2 बजे से प्रभावी है और 19 फरवरी दोपहर 2 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अपने आदेश में कहा कि दरभंगा के एसपी और डीएम की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ असामाजिक तत्व जिले में आपत्तिजनक सामग्रियों को प्रसार कर अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल प्लस, वीचैट, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया माध्यम और त्वरित संदेश भेजने की सुविधा को 19 फरवरी तक रोक दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को सरस्वती मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान जिले में हिंसा भड़क उठी थी। विसर्जन के दौरान पथराव की वजह से वहां अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों की संख्या अधिक होने की वजह से पुलिस को वहां से पीछे हटना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने बाद में स्थिति पर नियंत्रण किया और ऐसे में संबंधित इलाके में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।